नमस्कार, मैं हूं आर के दीक्षित और आपका एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स यंत्रम चैनल में। देखिए, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कंपैरिजन। यानी कि हमने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये पढ़ा था कि दो मास के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे, और यहां पर भी कुछ उसी तरह की चीजें हैं जिसमें हम चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करेंगे। तो हम इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखेंगे और डिससिमिलैरिटीज देखेंगे कि क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है। देखिए, वहां पर भी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, उसमें फॉर्मूला पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स था, जो ग्रेविटेशन फोर्स था, वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और यहां पर भी जब हमने कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चीजें निकाली थी, तो उसमें क्या पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि दोनों ही केसेस में हमने ये देखा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यानी इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। दोनों ही चीजें इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड हैं। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है उसके स्क्वायर फॉर्म में उतनी ही कमी हो जाती है फोर्स में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, तो पहला तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही ये काम करता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या हम कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, जो दो मास के बीच ग्रेविटेशन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट के। लेकिन यहां पर चार्ज की बात आ जाती है, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर थर्ड पॉइंट, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस होते क्या है। सेंट्रल फोर्सेस हमेशा एक सेंटर की ओर काम करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर काम करते हैं। जिस तरह सर्कुलर मोशन पे भी अगर हम चले जाएं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा सेंटर की ओर काम करता है, उसी प्रकार से ये ग्रेविटेशन फोर्स भी सेंटर की ओर काम करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंटर की ओर काम करता है। जिस तरह ग्रेविटेशन में सन के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है और जो कि सन की ओर लग रहा है, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, वहां पर हम सेंट्रल कैसे समझ सकते हैं कि बीच में एक न्यूक्लियस है और किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जो प्रॉपर सेंटर की ओर होता है। तो यहां पर ये क्या है, ये सेंट्रल फोर्सेस हो गए जो हमेशा एक सेंटर की ओर काम करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस को पहले समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अपोज में अगर हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो हमारा जो भी पाथ होता है, जिस पाथ से भी हम अगर काम करते हैं उस फोर्स के अपोज में, तो अगर पाथ बदल देने पर भी अगर हमारा वर्क का अमाउंट उतना ही आता है तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशन हमेशा नीचे लगती है। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, अगर हम सीढ़ी से जाएंगे तो, या स्लोप से जाएंगे, या किस तरह से भी हम अगर सेम हाइट पर जाएंगे, तो हमारे लिए केवल हाइट इंपॉर्टेंट है, W = mgh। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस की यहां पर बात हो रही है। कंजर्वेटिव का मतलब यही होता है कि जो हम वर्क करते हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट में, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे हम 9th में वर्क पावर एनर्जी में नीचे से ऊपर जाने में हम
पढ़े थे। अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब ही होता है नो एयर, स्पेस में अगर चले जाएंगे तो वैक्यूम की वहां पर बात हो रही है। तो वहां पर भी फोर्सेस काम करते हैं, दोनों ही फोर्सेस काम करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स भी वैक्यूम में भी काम करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी वैक्यूम में काम करता है। तो ये तो हो गई सिमिलरिटीज। अब हम बात करेंगे डिससिमिलरिटीज के बारे में। चलिए अब देखते हैं डिससिमिलरिटीज के बारे में। देखिए डिससिमिलरिटीज का यहां पर जो है कुल 3 पॉइंट्स हैं ग्रेविटेशन फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस में। देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि चूंकि मास में कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं, तो इसमें केवल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही पाए जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों पाए जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वे एक दूसरे को रिपल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, यानी ग्रेविटेशन फोर्स में कहीं मीडियम की कोई चर्चा नहीं की जाती थी, बस क्या रहता था F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें कहीं कोई मीडियम की कोई डिटेल नहीं थी। क्यों? क्योंकि मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। यहां पर देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहां पर बात होती है, मीडियम के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से यहां पर मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स में। और अगर हम दो चीजों के बीच अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की अगर चर्चा करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नजर आता है, उसमें वैल्यू ज्यादा आती है बजाय ग्रेविटेशन फोर्स के। ग्रेविटेशन फोर्स कमजोर होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है। तो अब हम जरा यहां पर कुछ चीजों के बीच कंपेयर भी कर लें, आपको बता दें कि कितना क्या डिफरेंस रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले हमें किसके किसके बीच निकालना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसके लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के का मतलब 1/4πε0, और इसके बाद Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज सेम रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ke स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब चूंकि m1 मान लो इलेक्ट्रॉन, तो कैपिटल G me और प्रोटॉन का मास mp डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा है और एक प्रोटॉन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो सेम रहेगी, ठीक है, बाकी फोर्सेस बदलते चले जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अब हम डिवाइड करेंगे Fe बाई एफ जी। यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही, Fe बाई एफ जी अगर करेंगे तो देखिए क्या इफेक्ट आएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी। अब देखिए कुछ वैल्यूज इसमें रखते हैं, क्या रखते हैं इसमें हम वैल्यू, सबसे पहले देखिए के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसके बाद E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, कैपिटल G जो कि है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton will be 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें रख देते हैं तो इसकी एक फाइनल वैल्यू आती है 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39, यानी कि Fe बाई Fg जो आ गया है 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि Fe इज 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ Fg। यहां से देखिए साफ पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो Fe से कितना ज्यादा छोटा है। ग्रेविटेशन फोर्स का 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स जो है ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब अगर यहां पर हम बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन निकालना चाहते हैं तो यहां पर जो Fe बाई Fg आ जाएगा वो 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36 आएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा है।